जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज के इस क्लास में हम लोग जो अपना इकोनॉमिक्स 12th का सेकंड चैप्टर है बुक इंडियन इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि स्वतंत्रता के समय हमें जो अपना देश मिला था, हमें जो अपनी इंडियन इकोनॉमी मिली थी वो किस तरीके की थी, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। और वहां पे बेटा आपको पढ़कर पता भी चल गया कि भाई इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत बैकवर्ड स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। तो हमारे इकोनॉमिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कैसे इस इकोनॉमी को हम लोग डेवलप करें। तो उसी के लिए जो हमने पॉलिसी बनाई थी बेटा, और वो पॉलिसी हमारी चली थी बेटा 1991 तक, यानी 1990 तक कह लीजिए, 1991 तक कह लीजिए, जो हमारी पॉलिसी स्वतंत्रता के से लेकर बनी थी। तो इस चैप्टर में हम लोगों को उसी पॉलिसी को स्टडी करना है कि हमारी कौन सी पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में हमने अपने मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखे थे। क्लियर है? तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए बेटा, जो ये चैप्टर शुरू होता है, ये चैप्टर शुरू होता है जहां पर आपका लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब जब हमें स्वतंत्रता मिल गई 1947 में, तो हमारी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें कि हम अपनी एक बैकवर्ड स्टेगनेंट इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है, 3 सिस्टम है, उनमें से हमें कोई एक सिस्टम फॉलो करना था। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू कोई भी इकोनॉमी अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बताया गया अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम। तो चाहे कोई भी इकोनॉमी बेटा आइदर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, हर इकोनॉमी को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 11th में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा आपको दोबारा से डिस्क्राइब किया गया है। तो पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce means it is the problem of allocation of limited resources in the production of goods and services। भाई प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है और इकोनॉमी को डिसाइड करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हिच काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। और इसमें दूसरी एक एस्पेक्ट्स और स्टडी करते हैं हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज से हमें अपनी सारी आवश्यकताओं को फुलफिल करना है। तो पहला डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज से कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। क्लियर? अब जब आप पहली प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब उत्पादन कैसे किया जाए। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या क्या प्रोड्यूस करना है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, तो आपको एक दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बेटा कि उनको कैसे प्रोड्यूस करना है। बेसिकली इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जब क्रिएट होगी बेटा व्हेन वी हैव मोर देन वन ऑप्शन। तो हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक होती है बेटा, एक लेबर इंटेंसिव और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है, कैपिटल इंटेंसिव के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी समस्या थी वो ये थी कि हम कौन सी टेक्निक यूज करें अपनी बैकवर्ड इकोनॉमी को डेवलप इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए, और उसके लिए कौन सा सिस्टम हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी जो प्रॉब्लम है बेटा वो है फॉर whom to produce। whom to produce is the problem of selection of consumer groups। हमारे इकोनॉमी में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। ठीक है, किस कंज्यूमर्स के लिए आप अपने रिसोर्सेज को यूज करोगे टू प्रोड्यूस देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आपको कौन से कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है अपने रिसोर्सेज को यूज करके, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। whom to produce यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर लोगों के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए। तो ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है जिनको सोल्व करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना था। अब कौन से वाला इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना है, इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे। उनकी क्या फीचर्स है बेटा, ठीक है, उनके क्या क्या डिमेरिट्स हैं, वो सब हमें
देखना जो सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम होता है बेटा वो होता है कैपिटलिस्ट मार्केट या फिर मार्केट इकोनॉमी। तो बेटा जो सबसे पहला इकोनॉमिक सिस्टम है उसका नाम है कैपिटलिस्ट या फिर मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है बेटा? काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो मेन मोटो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो क्या है बेटा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। और इसमें जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं बेटा रिगार्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम वो सब जो है मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर लिए जाते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, विच इज मार्केट ओरिएंटेड, जो लाभ कमाने के लिए काम करती हो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं बेटा मार्केट इकोनॉमी। और लाभ कमाने के लिए कौन सी इकोनॉमी काम करेगी? जिसमें सारे रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम ही क्या है बेटा? लाभ कमाना है। तो पहला सिस्टम हमारे पास था कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में बना लें। ठीक है, अब यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाएगी? व्हाट टू प्रोड्यूस, पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए। तो बेटा केवल उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा इस इकोनॉमी में, ठीक है, जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो या फिर इंटरनेशनल डिमांड हो। यानी हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं उनकी नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट या फिर डोमेस्टिक मार्केट में जिन गुड्स की डिमांड है उन्हीं में अपने रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। तो ऐसे ये पहली प्रॉब्लम को सोल्व करते। दूसरा है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कौन सी टेक्निक यूज करेंगे बेटा? तो इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी प्रोड्यूसर विल यूज ओनली दोज टेक्नोलॉजी जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आए, क्योंकि मेन मोटो क्या है? लाभ कमाना। इससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उस टेक्नोलॉजी के यूज करने से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है या फिर पॉवर्टी फैल रही है, बट उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम होनी चाहिए ताकि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। फिर आता है बेटा तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस। whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए बेटा? ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भैया गरीब लोगों के लिए उत्पादन किया जाए। इस इकोनॉमी में केवल उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा बेटा विच हैव मोर परचेजिंग पावर, जिनके पास इनकम ज्यादा है, क्योंकि जिनके पास इनकम ज्यादा होगी उन्हीं को गुड्स बेच के वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये पहला इकोनॉमिक सिस्टम था, ठीक है, नाम था बेटा कैपिटलिस्ट या फिर मार्केट इकोनॉमी। अब बात करेंगे हमारे दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम। बेटा जो हमारा दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम था उसका नाम था सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सोशलिस्ट मतलब kind of economy in which all the resources are under controlled by the government. Government will decide what to produce, how to produce and for whom to produce from social welfare point of view. ठीक है, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है बेटा? सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे? पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई कौन सी गुड्स प्रोड्यूस की जाएगी, तो इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और गवर्नमेंट जो है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, कि भाई हमारे इकोनॉमी में लोगों की नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज को यूज करेगी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? सेकंड जो है बेटा वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाएगा? भैया गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे उत्पादन किया जाए, बट मेन एम क्या है? सोशल वेलफेयर है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट उस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेगी जो इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए और पॉवर्टी को रिमूव करे। क्लियर? तीसरा आता है बेटा फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में किसके लिए उत्पादन करते थे? विच हैव मोर परचेजिंग पावर। इसमें ऐसा नहीं है बेटा, इसमें परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपका डिसीजन, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी में
किसकी नीड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स प्रायोरिटीज ली जाती है नीड्स की, कि भाई किस चीज की आवश्यकता है, किन कंज्यूमर्स की ज्यादा आवश्यकता है, और गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को उन्हीं कंज्यूमर्स के लिए यूज करती है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ताकि इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर का जो एम है उसको इकोनॉमी अचीव कर सके। तो बेटा ये था हमारा सेकंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब बात करेंगे थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हम अपने थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम की। थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम का नाम है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है बेटा? इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी बेटा जिसमें पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र भी होगा और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र भी होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ रिसोर्सेज सरकार के पास होते हैं और कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। अब यहाँ पर मेन मोटो क्या होगा बेटा? जो पब्लिक सेक्टर है बेटा वो अपने रिसोर्सेज को यूज करता है सोशल वेलफेयर के लिए। जो पब्लिक सेक्टर बेटा वो यूज करेगा सोशल वेलफेयर के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है बेटा वो यूज करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इसका मतलब इसमें कैपिटलिस्ट और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के ही एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है। क्लियर है बेटा? इस इकोनॉमी में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व किया जाता है बेटा? जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। जबकि अगर आप बात करें प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर जो है सारे डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स, यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पे लेता है कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, और उनका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में एक खासियत है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो प्राइस मैकेनिज्म जिसको मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं बेटा, वो रेगुलेटेड होता है। रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती है, यानी गवर्नमेंट जो है मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो डिसीजन लिए गए हैं उस डिसीजन पे इफेक्ट डाल सकती है अपनी पॉलिसी के द्वारा। इसलिए इसको कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो है सेक्टर पाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। क्लियर? तो बेटा ये तीन सेक्टर हमारे देश की गवर्नमेंट ने पहले स्टडी किए, इनके क्या क्या बेनिफिट है, इनके क्या क्या लॉस है। फिर उसके बाद इनमें से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो अडॉप्ट की गई थी बेटा, ठीक है। हमारी जो पहली पॉलिसीज बनी थी 1997 से, सॉरी अपना 1947 से लेके 1990 तक जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था हमारा, ठीक है। पर वहां पर जो मेन रोल प्ले कर रहा था बेटा, डोमिनेटिंग जो रोल प्ले कर रहा था वो कर रहा था पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, सरकारी क्षेत्र। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है और जो हमने प्लानिंग की थी उसके हमारे क्या क्या एम थे। बट ये हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।